हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी वर्ल्ड्स पे आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास आज हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के बारे में कहा जाता है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू मीन्स जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। आगे चलते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। अगर आगे हम आपसे बात करते हैं तो बताया गया है, सबसे पहले भारतीय इतिहास को सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। 1638 से 1720 जो साथ है इसके बीच के टाइम पीरियड को प्राचीन भारत की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी: भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। अपौरुषेय का मतलब होता है इसका संकलन किसी पुरुष ने नहीं किया है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को मिलाकर के संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद की चर्चा ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि जो हैं उनको होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और उनके ईश्वर पूजा की जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषसूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का प्रयोग गाय से माना जाता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का
प्राचीनतम स्रोत भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्व कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रार्थ कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद की चर्चा अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है, इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें सभी जानकारियां आपको मिलती हैं, जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, विवाह, जादू टोना, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, मातृभूमि महात्म्य का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में जो परीक्षित हैं उनको कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं। वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यनंदिनी और कण्व शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजनेय संहिता की शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद का नाम वाजनेय संहिता भी है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामदेव की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशिकी, यजुर्वेद का तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंगाधर, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शारीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है।
यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। वेदांग एवं सूत्र, वेदों को भली बात समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के विशेष रूप से उल्लेख नाम मिलते हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराण, ऐतिहासिक, जो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। पुराणों में सबसे जो आपका प्राचीन और प्रमाणिक है मत्स्य पुराण माना जाता है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों का पाठ सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध एवं जैन एवं अन्य साहित्य जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। अरबों की सिंध पर विजय का वृत्तांत चचनामा या फतेहनामा में मिलता है, जिसके लेखक अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, इसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। कात्यायन की गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनकी महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब मैं आपको रूबरू करवाता हूँ विदेशी यात्रियों से कौन कौन सी जानकारियाँ मिली हैं। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। इसकी जो भी कहानियाँ हैं वो अविश्वसनीय हैं। हेरोडोटस इतिहास का पितामह कहा जाता है। 5वीं शताब्दी में हिस्टोरिका पुस्तक की रचना की, जो भारत और फारस का मतलब ईरान से संबंधों का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अफवाहों पर ही आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस इनके जो विश्वसनीय और प्रमाण माने जाते हैं। मेगास्थनीज सिल्कस निकेटर का दूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसी से संबंधित है। डायोनिसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। प्ले 1म शताब्दी में इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों का विवरण मिलता है।
पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक के बारे में जान लीजिए। फाहियान चीनी यात्री गुप्त नदेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है और 14 वर्षों तक भारत में रहा है। संयुगन, यह 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। वैनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वैनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से संबंधित बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वैनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। वैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है। खीव जो है आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृत किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों पर आधारित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता पहन के जूता आपने सुना होगा। आइए इस पर देखते हैं। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बना दिया था। कुछ अन्य भी लेखक थे। तारानाथ तिब्बती लेखक था। कयुगर तथा तयुगर नामक ग्रंथ की रचना की। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था, जहां इससे पांड्य इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी के अभिलेख बोगासकोई से वैदिक देवता मित्र, अरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के विषनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणिक स्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसे ही साहित्य में का सारसण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों का था। महत्वपूर्ण अभिलेख, अभिलेख और शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राज खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्रेय, प्रयाग स्तंभ, समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजयसेन। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। स्कंदगुप्त की भेड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। अरिकमेडो
से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है। अंततः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक व इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। 9 मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। इसको प्राप्त करने का स्थल अतिरंपकम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जव थे, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डिवा का संबंध चावल से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक अर्थात पत्थर के बने थे। रॉबर्ट बोस्फोर्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई जब सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 से लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई। भीमबेटका क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजली प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु घाटी सभ्यता। रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सहनी ने किए थे। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने
1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुत्का गैंडोर, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद मिले हैं। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखेगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन, इन 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। धौलावीरा को यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए। लोथल एवं सुरकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशुओं का अंकन है। यहाँ से प्राप्त आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल चाहुंदड़ों से मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था। पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी बाएं से दाईं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे, खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य नगर की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं, जौ, मिठास के लिए शहद का प्रयोग और मिट्टी से बने हल का साक्ष्य भी मिलता है। बनावली से चावल का साक्ष्य रंगपुर लोथल से मिलता है। इससे पता चलता है कि धान की खेती होती थी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिले हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन, लोथल से संध्याकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया 4 पहिया वाली बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी जो है धरती को मानते थे और उसी को पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा का साक्ष्य मिला है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशु में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है समाज मातृसत्तात्मक था। ये लोग ऊनी और सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। संधुवासी मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों को रहने हेतु किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित है। शव को जलाने और गाड़ने की दोनों प्रथा प्रचलित थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थे। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ तथा जोड़े में समाधियाँ मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में जो आयातित वस्तुएं थी वो कहाँ से आती थी? तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से,
चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टिन अफगानिस्तान ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्थ मेसोपोटामिया, सीसा ईरान से। अब आपको बताते हैं प्रमुख स्थल, नदी, स्थिति और उत्खननकर्ता। हड़प्पा रावी नदी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, दयाराम साहनी 1921, माधो स्वरूपवत 1926, व्हीलर 1946, मोहनजोदड़ो सिंधु, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, राखलादास बनर्जी 1922, मैके 1927, व्हीलर 1923, चहुंदड़ो सिंधु सिंधु प्रांत, नवाब शहर जिला पाकिस्तान, मैके 1925, एनजी मजूमदार 1931, कालीबंगन घग्गर नदी, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, अमलानंद घोष 1951, बीबी लाल एवं बी के थापर 1961, कोटदीजी सिंधु सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान, फजल अहमद 1953, रंगपुर मादर गुजरात का काठियावाड़ जिला, रंगनाथ राव 1953 से 54, रोपड़ सतलज नदी पंजाब का रोपड़ जिला, यज्ञदत्त शर्मा 53 से 56, लोथल भोगवा गुजरात का अहमदाबाद जिला, रंगनाथ राव 1954, आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, यज्ञदत्त शर्मा 1958, सुतका गैंडो दास का नदी पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे, ऑर्लेस्टाइन 1927, बनावली रंगोई हरियाणा का हिसार जिला, रविंद्र बिष्ट 1974, धौलावीरा लूनी नदी गुजरात का कच्छ जिला, जेपी जोशी रविंद्र सिंह बिष्ट, सोतका सादिकौर नदी दक्षिण बलूचिस्तान, जॉर्ज टेल्स 1962। अब आगे बात करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना। आर्यों का निर्मित जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता कहलाई। एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसकी भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासन की इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में कुल ग्राम 20 जनराष्ट्र, ग्राम के मुखिया ग्रामणी, 20 का प्रधान विस्पति, जन के शासक राजन कहलाते। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वरिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कामद्य नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करते थे। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति को राजा को सलाह देने वाली संस्था सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकते थे। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दासराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध पारुष्णी या रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है, ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनके जंघों से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुलप, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह प्रथा प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थे। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती। ऋग्वेद में लोकमुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वास, अधिवास, उषणीय। अंदर पहने जाने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। मनोरंजन के साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, द्रुतक्रीड़ा और इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्य, न मारे जाने वाली पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड या देश से निकाल दिया जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। आर्यों की खोजी गई धातु लोहा, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहिसत अयस कहते थे।
भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पाणी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को विकनौट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता अग्नि थे। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती हैं। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। अब आइए कुछ देवता और उनके पद के बारे में जानते हैं। इंद्र युद्ध का नेता, वर्षा का देवता, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता, दव आकाश का देवता, सोम वनस्पति का देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता, अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थे। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। कुछ नदियों के नाम जान लेते हैं। प्राचीन नाम, नया नाम कुब्भरा का नया नाम कुर्रम, कुभा का काबुल है, वितस्ता का नया नाम झेलम है, अस्किनी का चिनाब है, पारसुड़ी का रावी है, शताद्र का सतलज है, विपाशा का ब्यास है, सदानीरा का गंडक है, सद्दती का घग्गर है, गोमती का गोमल है, सुबस्तु का स्वात है। सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सवृत नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक एवं ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायण ने की। महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों में बटा था। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। महाजनपद के नाम राजधानी क्षेत्र, अंग का राजधानी चंपा क्षेत्र था भागलपुर मुंगेर बिहार, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह क्षेत्र था पटना गया, काशी की राजधानी वाराणसी क्षेत्र वाराणसी के आसपास, वत्स की राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास, वज्र की राजधानी वैशाली विदेह मिथिला वैशाली मुजफ्फर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, कोसल की राजधानी श्रावस्ती फैजाबाद गोंडा बहराइच का क्षेत्र, अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती मालवा और मल्ल की राजधानी कुशवती, देवरिया बस्ती गोरखपुर का क्षेत्र और पांचाल की अहिच्छत्र या काम्पिल बरेली बंदायूं फर्रुखाबाद, चेद शक्तिमती राजधानी है, बुंदेलखंड कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी है, दिल्ली मेरठ हरियाणा का क्षेत्र, मत्स्य विराटनगर राजधानी है, जयपुर अलवर भरतपुर का क्षेत्र, कंबोज हाटक राजधानी है, राजौरी हजारा का क्षेत्र, सूरसेन मथुरा राजधानी है, मथुरा का क्षेत्र, अस्मक पोटली पोतन राजधानी है, गोदावरी नदी का क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, गांधार तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर का क्षेत्र। अब आगे देखते हैं। इसके बाद का आपका आगे जो टॉपिक है, आपको जो पढ़ना है वो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म। ठीक है, इन सब के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो जो ये आपकी क्लास है, अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।